सुनो कहानी सीरीज में एक कहानी पढ़ रहा हूँ। शीर्षक है हवा में पुल। समुद्र में उफान था। लहरें आ आकर बड़ी बड़ी गोलाकार चट्टानों से टकरा रही थी। भेलपुरी और चाट की दुकानों पर लाइनें लगी थी। छोटे छोटे बच्चे उफनती और हवा में उछलती लहरों में भीगने का लुत्फ उठा रहे थे। कुछ सीप घोंघों से खेलते हुए लहरों की धारा के साथ समुद्र की ओर जाने की कोशिश करते। कहते हैं कि समुद्र किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। लोग अपनी अपनी मन्नतों के साथ समुद्र के पास आते हैं और कुछ न कुछ लेकर ही लौटते हैं। कुछ के हाथ रेत लगती है तो कुछ सीप घोंघे लेकर घर वापसी करते हैं। मोती भी तो उसी को मिलते हैं जो दरिया में पाँव डालता है। लहरें चिघाड़ती हुई आई थी और अभी अभी लौटी थी। रेत की चिकनाहट ऐसी लग रही थी जैसे समुद्र अपने मेहमानों के लिए आसन बिछा कर गया हो। अभी तक उस पर किसी के पाँव के भी निशान नहीं पड़े थे। चिंतामण उसी रेत पर खड़ा होकर समुद्र से आतिथ्य मांग रहा था। सुबह से ही उसके हाथ उदासी लगी थी। वह समुद्र की ओर मुँह करके प्रार्थना कर रहा था कि उसे कुछ न कुछ हाथ लग जाए। तभी किनारे की ओर से अंदर आते उसके दो परिचित दिख गए। उसे देखते ही दोनों बोल पड़े, अरे आपको ढूंढते हुए हम लोग आपके घर गए थे। आपसे एक ज़रूरी काम है, चलिए चाय पीते हैं। चिंतामणि की बाँछें खिल सी गईं। वह सुबह से इन शब्दों को सुनने के लिए बेताब था। वह उन दोनों के साथ चाय की एक टपरी के पास गया और दोनों के साथ खड़े खड़े चाय पी। चिंतामणि, बोलिए क्या सेवा करनी है? पहला जो व्यक्ति आया था, नगर पालिका का एक काम था। चिंतामणि, बताइए बताइए, चिंता की कोई बात नहीं, हो जाएगा। दूसरा बोलता है, नल का एक कनेक्शन पास करवाना है। कई दिन से हम दोनों नगर पालिका का चक्कर लगा रहे हैं। नगर सेवक के यहाँ भी जा आए, मुलाकात ही नहीं होती। नगर सेवक फ़ोन भी नहीं उठाता। चिंतामणि, हम हैं ना, पास करवा देंगे। वहाँ एक अधिकारी से मेरी मित्रता है, मैं कल उससे मिलकर बात कर लेता हूँ, फॉर्म भी लेता आऊँगा। यदि आप लोग चाहें तो कुछ पैसे एडवांस दे दें। पैसे के बल पर ही नगर पालिका वालों से मित्रता होती है। बात करते हुए काम भी आगे बढ़ा दूंगा। दोनों ने आसपास में रहकर 10,000 रुपये बतौर एडवांस चिंतामणि को पकड़ा दिया। चिंतामणि के मन ही मन समुद्र देवता को प्रणाम किया। चिंतामणि ने मन ही मन समुद्र देवता को प्रणाम किया और दोनों के ही रिक्शे में बैठकर घर वापस आ गया। उसका आज का भी दिन खाली नहीं गया। सोते समय उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि वह उपक्रम करने वालों को भूखा नहीं सुलाता। वह सुबह उठा और नित्य क्रिया के बाद पुनः अपने धंधे पर चल निकला। नगर पालिका जाकर उसने नए कनेक्शन के फॉर्म खरीदे जो मात्र कुछ रुपयों के थे। वो फॉर्म लेकर उन दोनों के पास उस जगह का मुआयना करने पहुंच गया जहां नल लगने थे। वे दोनों उसे देखते ही प्रसन्न हो गए और उन घरों का निरीक्षण करवा दिया जिन्हें पानी की बहुत किल्लत थी। चिंतामणि ने बताया कि प्रति घर लगभग 10,000 रुपये खर्च होंगे, नल लग जाएगा। वह उसी दिन सबके हस्ताक्षर लेकर नगर पालिका में फॉर्म जमा कराया। दूसरे दिन पुनः 20,000 रुपये बतौर एडवांस हथिया लिया। चिंतामणि लोगों से कहता फिरता था कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह कला उसे विरासत में मिली है। वह बताता था कि उसके दादा काशी नरेश के स्टेट में जागीरदार थे। गांव में अभी भी उनके पास सैकड़ों बीघों की मिल्कियत है। सवेरे आज भी मजमा लगा रहता है। कई प्रधान व सरपंच काम लेकर आते रहते हैं। वहाँ उसके पिता का कई मंत्रियों से संबंध है। बनारस लखनऊ से उसका रोज़ का ही आना जाना होता है। वह अपनी मीठी ज़बान से लोगों को फांसता और 10-20 लोग प्रभाव में आ जाते तो पहले बीसी शुरू करवा कर पहली जमा राशि अपने पास रख लेता एक गारंटी के तहत। फिर दूसरे माह से जो जमा होता उस पर बोली लगवाता और आवश्यकता अनुसार कम बोली बोलकर लोग पैसा ले लेते। बची राशि को सदस्यों की गणना के अनुपात में बांट देता, उसमें भी उसका हिस्सा लगता। इस तरह पहले की जमा राशि 100% उसे मिलती और बाद में हिस्सा तो मिलता ही रहता। इस तरह प्राय हर झोपड़पट्टी में वह बीसी चलवाता रहता।
कभी किसी को दुबई भेजने का कॉन्ट्रैक्ट लेता, तो कभी किसी का पासपोर्ट बनवाने का, बैंकों से लोन पास करवाने का काम तो उसके दाएं बाएं का काम होता है। वह बैंक अधिकारी के घर का पता लेकर रसगुल्लों के साथ जाता, साथ में लोन प्राप्त करता भी होता, ताकि उस पर उसका रौब जाहिर हो जाए। फिर इस काम के लिए एक मोटी रकम दरख्वास्त देने वाले से हथियार लेता। किसी की ज़बान से बात निकली कि नहीं, वह उसके मूल तक पहुंच जाता। एक बार किसी को बीमे की रकम तकरीबन 1 लाख की मिली, तो वह चिंतामणि के पास सिर्फ एक रात के लिए रखने आया। सुबह उसे वह पैसा ले लेना था। जब वह प्रातः उठकर लेने आया तो चिंतामणि ने कहा कि यार, रात में एक साथी को अटैक आ गया था, उसने उन रुपयों को उसके बेटे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए दे दिया है। वह बैंक खुलते ही निकाल कर ले आएगा और दे देगा, फिर आकर ले जाना। वह आदमी उदास होकर चला गया। मोहल्ले में यदि किसी की मौत हो जाती तो वह 10 लोगों के साथ काम रोक देता। काम तो पैसे भी किसी का नहीं होने वाला था, काम तो ऐसे भी किसी का नहीं होने वाला होता, पर उसे बहाना अवश्य मिल जाता। वह सुबह नहा धोकर किसी नगर सेवक या विधायक की बैठक में हुआ था। वहाँ एक आध लोग उसके काम के मिल ही जाते। कोई व्यक्ति जब काम के बारे में पूछने आता तो उसके पास 101 बहाने होते, जबान से उसके फूल झड़ते। लोग पैसे देकर फंसे रहते, इसलिए जोर देकर बोलते भी न बनता। कई बार लोग झगड़ा करने की नीयत से आते तो वह देखते ही भाग जाता, उनके साथ बैग उठाकर चल देता। दरखास्त तो हर जगह जमा कराता था। वह अधिकारियों से भी सबके साथ बात करता और शीघ्र काम हो जाने का आश्वासन भी पा लेता। वह मंदिर जाता तो वहाँ भी कोई न कोई टकरा जाता। खुदा न खास्ते यदि किसी का काम कहीं हो जाता तो वह उसके पास किसी धर्मार्थ पावती के साथ पहुँच जाता। कुछ न कुछ उसे हासिल हो ही जाता। वह लोगों को बताता कि काशी नरेश ने अपनी बची जगहों को उसके पिताजी को देखभाल के लिए रख छोड़ा है। ऐसे ही एक बड़ी जगह को नदी के किनारे है, उस पर धर्मशाला व मंदिर का काम हो रहा है। भला इस काम के लिए मांगे चंदे के लिए कोई ना कैसे करेगा। उसने रसीद बुक भी छपवा कर रख लिया था। चिंतामणि गले में एक मोटी चेन धारण करता, ऊपर की बटन खुली रखता ताकि चेन सामने वाले को दिखाई पड़ती रहे। एक जगह वह अपनी चेन के बारे में बता रहा था कि यह राजघराने की है। हुआ यूँ कि मेरे जन्मदिन पर मेरे पिता मुझे काशी नरेश के यहाँ लिवा ले गए। जब काशी नरेश को ज्ञात हुआ कि मेरा आज जन्मदिन है तो उन्होंने झट से अपने गले की एक चेन निकाल कर उसे पहना दिया। दरबार में जो भी लोग थे सबने काशी नरेश की जय जयकार की और हर हर महादेव के नारे लगाए। तभी से वह चेन उसके गले में पड़ी है। वह उसे निकाल कर रखते और पुनः पहनते वक्त हर हर महादेव के नारे लगाता। सुनने वाले मंत्र मुग्ध होकर उसे बड़ा आदमी समझने लगते। एक दिन उसके एक साथी ने राय दी कि चिंतामणि जी, क्यों ना आप कोई बड़ा काम करते। चिंतामणि ने पलट कर पूछा, कौन सा बड़ा काम। उसके साथी ने कहा कि आपकी पहुंच ऊपर तक है, लोग भी आपके पास हैं, आप सैकड़ों बीसी वालों को जानते हैं, उन सबको लेकर एक सोसाइटी बनाकर बिल्डिंग क्यों नहीं बनाते। आने वाला समय रियल इस्टेट का ही है। मैं कई स्टेट एजेंट्स को जानता हूँ जो उसके देखते ही देखते बिल्डर बन करोड़ों में खेल रहे हैं। इतना सुनते ही चिंतामणि की बाछें खिल गईं। छोटे छोटे कामों से वह तंग भी आ गया था। रोज ही लोग तगादा करने या धमकते थे। बिल्डिंग के काम में सालों लगते हैं, जिससे लोग कम से कम 1 साल तक वहाँ मांगने नहीं आएंगे। वह घर लौटा इस संकल्प के साथ कि कल से इस दिशा में भाग्य आजमाएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सभी बीसी मंडलियों से संपर्क करने में जुट गया। उसने उन लोगों के मन में घर के सपने का बीज पहली मुलाकात में ही बो दिया। उसने बताया कि मुंबई में अगर राशन कार्ड हो और छोटी मोटी नौकरी हो तो मकान के लिए लोन मिल ही जाएगा, और बीसी भी तो काम आएगी ही। जिन्हें लोन नहीं मिलेगा उन्हें बीसी से मदद दी जाएगी। सबसे उसने राशन कार्ड का जेरॉक्स और 11,000 के टोकन मनी की मांग की। सबके चेहरे खिल गए। चिंतामणि ने कहा कि वह मंत्री जी से सहयोग लेकर सरकारी ज़मीन का जुगाड़ कर लेगा। तय तिथि के अनुसार सब लोग राशन कार्ड, जेरॉक्स और 11,000 नकद उसे सौंप कर निश्चिंत हो गए। इस तरह चिंतामणि के पास कई लाख रुपए जमा हो गए। वह लोगों को जब भी मिलता बताता कि मंत्रालय गया था, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन स्कीम में जगह अलाट करने का आश्वासन भी दे दिया है। वह एक प्रार्थना पत्र जिस पर उसके खुद के हस्ताक्षर थे और मंत्रालय का सिक्का भी लगा था सबको दिखलाता और कहता,
कम से कम 4 या 5 लाख रुपए तो अपने लगाने होंगे, बाकी बैंक से जुगाड़ किया जाएगा। ज़मीन तो सरकार दे ही रही है, उसका यह नया हथकंडा था जो धीरे धीरे सफल हो रहा था। सरकारी योजनाओं के तहत झोपड़पट्टी पुनर्वसन के समाचार अखबारों में खूब छपते थे, वह उनका भी लाभ लेता। चिंतामणि ने देखा कि इस कार्य के लिए लोग पैसे देने में कोताही नहीं कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में एक पथपेड़ी की योजना भी साकार लेने लगी। उसने उसकी शुरुआत बीसी की तर्ज पर कर भी दी। अब लोग प्रतिमाह अपनी बचत के हिसाब से उसमें जमा भी करने लगे। उसने पथपेड़ी का नाम अपने पिता मुक्तामणि गृह धन पथपेड़ी रख दिया। चिंतामणि की 10 उंगलियां घी में थी, हर ओर से धन आने लगा। अब पहले के उपक्रमों से उगाहा धन कभी कभी उसे वापस भी करना होता था, क्योंकि किसी का काम तो होता ही नहीं था। कई लोग समूहों में आते और उससे झगड़ा भी करते। वह उन्हें कहता कि अपने पैसे ले जाइए, किसी और से करा लीजिए। कई लोग पुलिस स्टेशन जाते तो वह वहाँ जाकर एप्लीकेशन की कापी दिखाता और कुछ देकर कहता कि सर, नगर पालिका के काम या कोई भी सरकारी काम कभी तुरंत थोड़ी हो जाता है, 1-2 साल तो लगते ही है। जो ज़्यादा हल्ला करता वह उसके पैसे लौटा देता। कईयों को यह भी कहता कि क्या उसके पास कोई रसीद है, वह रसीद तो किसी को देता नहीं था, लिहाजा कानूनी पचड़े से बच जाता। यदि कभी चुनाव आसपास आता तो वह किसी पार्टी से ठेका ले लेता। बीसी मंडलियों की वजह से उसके पास मनुष्य बल तो था ही, चुनाव से भी उसके हाथ कुछ पैसा लग जाता था। वह सभाओं में भीड़ जुटाने, पंडाल बनवाने व झंडा बैनर लगवाने की जिम्मेदारी ले लेता था। लोगों को यह बताकर कि उसकी सोसाइटी के लिए ये मदद कर रहे हैं, मुफ्त काम करवा लेता। थोड़ा थोड़ा पीने खाने पर खर्च करता, वह भी कैंडिडेट से वसूल लेता। जीतने पर जो पार्टी होती उसका आनंद उसके सारे लोग उठाते। कई बार लोगों को पिकनिक पर या यात्राओं पर ले जाता, जिसका खर्च सारे लोग मिलकर वहन करते, पर वाहवाही तो उसी की होती। किसी का श्राद्ध हो या कहीं पूजा का आयोजन हो, भोज में उसकी बीसी मंडलियाँ अवश्य होती। वह मुक्तामणि गृह धन पथपेड़ी पर प्रतिवर्ष सुंदरकांड का पाठ करवाता और महाभोज का आयोजन करता। स्थानीय विधायक को मुख्य अतिथि बनाकर उससे खर्च हुआ धन भी वसूल लेता। चिंतामणि की ज़बान में मिश्री घुली रहती। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वह किसी दिन अकारण कहीं घूमा हो। वह जहाँ जाता वहाँ किसी न किसी योजना का शिलान्यास कराता। वह एक दिन किसी सार्वजनिक कथा में गया, वहाँ उसके दिमाग में नई योजना काम करने लगी। वहाँ लोग अपने से ही पावती कटवा कर चंदे दे रहे थे, न हींग लग रही थी न फिटकरी। पंडालों में कई ख्यातनाम बिल्डरों के विज्ञापन थे। बैंक भी विज्ञापन देने में पीछे नहीं थे। क्षेत्रीय नेता, समाज सेवी, बिल्डर, उद्योगपति आते और अपने नाम से सहयोग राशियों की घोषणा करते। कोई अन्नदान कर रहा था तो कोई घी तेल का खर्च अकेले उठा लेता। एक सब्जी के थोक व्यापारी ने सब्जियों का ठेका ले लिया। उसने देखा कि कथा का आवश्यक खर्च दानदाताओं से पूरा हो जा रहा है। वह घर लौटते ही आगामी कथा की भूमिका तैयार करने लग गया। उसने एक बैनर बनवाकर मुक्तामणि गृह धन पथपेटी के सामने टंगवा दिया, जिस पर लिखा था चिंता हरण हनुमान कथा, और कथा का दिन और समय उस पर अंकित था। उसने एक सूचना थी कि दानदाता कृपया चिंतामणि जी से संपर्क करें। उद्घाटनकर्ता के नामों पर वह विचार विमर्श करने लगा था। वह चाहता था कि आधा खर्च उद्घाटक से प्राप्त कर ले, बाकी तो दानदाताओं से मिल ही जाएगा। दूसरे दिन वह कई नेताओं, भवन निर्माताओं व आगामी चुनाव में प्रत्याशी बनने के इच्छुक लोगों से संपर्क करता रहा। उसने कथा की जगह चुनते हुए एक विवादित जगह का चयन किया और एक भू माफिया से डील भी कराया कि वह पंडाल के भीतर पथरा लगवा ले, जो कथा के बाद भी वही बना रहेगा, ताकि कब्जा करने में उसको आसानी हो। उसने कथा शुरू होने के पूर्व ही सारा इंतजाम कर लिया। एक बड़ी राशि उसके हिस्से आने वाली थी। उसने आवश्यक प्रबंध करने में विधायक जी की मदद ली। पुलिस परमिशन, लाउड स्पीकर परमिशन आदि नियत समय पर प्राप्त हो गई। पंडाल सजाया गया। पंडाल के अंदर ही पत्थर की दीवार भी खड़ी कर ली गई। मंच और श्रोताओं के बैठने का सुंदर इंतजाम किया गया। पूजा प्रसाद की पवित्रतम व्यवस्था की गई। पास की एक खाली ज़मीन जो किसी गांव वाले की थी, उस पर महाप्रसाद की व्यवस्था की जानी थी। योजना यह भी थी कि विवादित ज़मीन पर कब्जे के बाद पास की ज़मीन भी विवादित करार कर हथिया ली जाए।
नियत समय पर कथा का आयोजन प्रारंभ किया गया। उद्घाटन के लिए एक बुजुर्ग समाज सेवी जो भवन निर्माता भी थे का चयन किया जा चुका था। उन्होंने मंच से ही घोषित कर सहयोग राशि देने का वादा किया था। उन्हें वाहन से ले आया गया और मंच पर चिंतामणि व भूमाफिया दोनों ने अगवानी कर उसे बैठा दिया। माइक एक संभावित चुनाव लड़ने के इच्छुक के हाथ में थी। उसने सबका स्वागत किया और चिंतामणि को एक ऐसा पुरुष बताया कि वे जब जहाँ चाहें उस स्थान को स्वर्ग बना दें। उसने कहा कि ये ज़मीन जिस पर चिंताहरण कथा हो रही है बरसों से उजाड़ पड़ी थी, आज यहाँ स्वयं भगवान पधार रहे हैं। यहाँ होने वाली कथा आसपास के लोगों की चिंता तो हरेगी ही, साथ ही सबको धन्य धान्य से भरपूर कर देगी। उसने उद्घाटक वयोवृद्ध भवन निर्माता को कुबेर का अवतार बताया और यह भी कि उसका खजाना कुबेर जैसा ही है, कभी खाली नहीं होता। दान धर्म की विजय पताका इन्हीं के हाथों फहरती रहती है। उद्घाटक जी उठे और हनुमान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर माइक पर आए और चिंतामणि को एक ऐसा तीरंदाज बताया जो एक तीर से कई शिकार करता है। उन्होंने चिंतामणि को सफलता की मूर्ति बताते हुए कहा, ये चाहें तो हवा में भी पुल बना दें। आज इन्होंने वह कर दिखाया जिसके लिए बहुत सारे लोग परेशान थे। अब यह धरती चिंता मुक्त स्वर्ग जैसी सुंदर हो जाएगी और यहाँ हनुमान जी जैसे बलिष्ठ लोग ही विराजेंगे। आसपास हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ होगा। ईश्वर सबको चिंतामणि जैसी बुद्धि व असीमित ज्ञान का भंडार दे जो खुद का भी कल्याण करे और जिससे दूर का भी कल्याण हो। आज से प्रारंभ होने वाली कथा हर वर्ष यहाँ इसी प्रांगण में होगी। उस कथा का सारा खर्च यहाँ के भवन निर्माता, समाज सेवी व आप जैसे धर्म जिज्ञासु लोग मिलकर करेंगे ताकि चिंतामणि पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े। ये तो ऐसे ही समाज पर भर की पीड़ा को अपने सर पर उठाए फिरते हैं। मैं इस कथा का उद्घाटन करता हूँ और प्रारंभ करने के लिए अनुरोध भी करता हूँ। चिंतामणि इस तरह एक और कथा के प्रायोजक बन गए। कथा के बहाने उस ज़मीन पर एक बाहुबली का कब्जा भी हो गया।